हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। प्यारे साथी, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। तो भैया जी, आप सभी को पता है कि एक उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हमारी इतिहास की कक्षा एकदम शानदार तरीके से चली हुई है। तो कृपया करके एक बार सभी के सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से मेरे साथ इस सेशन में जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट भी कर पा रहे होंगे। सौरभ सिंह जी मेरे साथ जुड़ते हुए, हेलो सर जी, हेलो। कुलदीप कुमार जी, गुड मॉर्निंग सर जी। रविंद्र सैनी जी, नमस्ते सर। और बॉबी बाबू सुहाग नगरी फिरोजाबाद से, जय भीम सर जी, जय भीम जी। अभय मिश्रा, सुप्रभात गुरु जी। गौरव कुमार जी, राधे राधे सर जी, राधे राधे जी। तो आप सभी यहां पर जो है जुड़ते हुए, और भैया जी मैं भी अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट करता हुआ, आज जो टॉपिक होगा मेरे साथी उसका नाम होगा मौर्य साम्राज्य। कौन सी साम्राज्य की बात होगी तो आप एकदम करेक्ट तरीके से लिख देंगे मौर्य साम्राज्य। ठीक है, कौन सा साम्राज्य होगा तो सर आप एकदम शानदार तरीके से डालेंगे मौर्य साम्राज्य। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा मौर्य जी सर जी, मौर्य एम्पायर। ठीक है, कौन सा तो मौर्य एम्पायर आप इस तरीके से लिख देंगे मौर्य एम्पायर होगा ना, मौर्य एम्पायर ये वाला। ठीक है, चलो अब भैया जी मौर्य एम्पायर की यदि हम बात करें हेलो हेलो हेलो। चलो भाई, अब मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच गई होगी। चलते हैं, ठीक है। अब मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही होगी। हाँ, अब क्लास हो गई स्टार्ट। ठीक है, तो अब चलो जी, अब बताएंगे एक बार है। अब सही है, अब ठीक है, ठीक है। अब आवाज भी और सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, चलो जी। अब भैया जी देखो, मैंने आपको कराए थे 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश के। संपूर्ण भारतवर्ष की बात की जाए तो 16 महाजनपद थे, और 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था ना, उसका नाम था मेरे साथी मगध। और मगध साम्राज्य में पहले थोड़ा सा समझना है, पहले वंश आया था हर्यक वंश। आपने पढ़ा होगा कौन सा वंश मेरे भैया, हर्यक वंश। ठीक है, इसके बाद एक वंश और आया था जिसका नाम था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद आता है नंद वंश। कौन सा वंश, नंद वंश। और सर नंद वंश के एक अंतिम राजा
कौन से वंश के? नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य में एक नए वंश की शुरुआत की, जिसका नाम था मौर्य वंश। और सहायता किसकी थी? चाणक्य। अब यहां पर यदि मैं देखूं तो हर्यक वंश से, क्योंकि इनकी राजधानी राजगृह ग्रीवरज हुई, ठीक है। इन सभी की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्री थी। और पहले राजगृह ग्रीवरज जिसे हम बोलेंगे, फिर उसके बाद मेरे साथी पाटलिपुत्र राजधानी रही। लेकिन उत्तर प्रदेश में हम देखें तो इनका कोई भी भैया हमें जो है एविडेंस या कोई भी लेख हमें नहीं मिलता है। तो बात आती है मौर्य साम्राज्य। पहले तो हम लिखेंगे एक पॉइंट, आप सभी को बताते चलना है, इस मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो पहला तो यही क्वेश्चन बनता है भैया जी, संस्थापक मीन्स क्या हो गए? फाउंडर। ठीक है, अब आप मुझसे कहने लगो कि सर जी आप पूरा पढ़ाएंगे, तो मैं फिर एक बार आप सभी को बताऊंगा, मैं मात्र उन्हीं फैक्टों को पढ़ाऊंगा जो उत्तर प्रदेश से रिलेटिव हैं। अब पहली बात तो इसका समय आप लिख देना 322 बीसी से, बिफोर क्राइस्ट से 184, कहीं कहीं हमें 185 मिल जाता है बीसी, और कई बुकों में हमें 184 बीसी दिखाई पड़ जाता है। लेकिन राइट जो पॉइंट है मेरे साथी, वो आपका होगा 322 बीसी से 185 बीसी तक। अब इस मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। भैया जी कौन सी मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य। आज राज सिंहासन पर बैठे चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि 322 बीसी से, हाँ सर जी 322 बीसी से 298 बीसी तक, 322 से 298 बीसी तक चंद्रगुप्त मौर्य राज सिंहासन पर बैठ जाते हैं। और सर जिन्होंने अपनी जो राजधानी है पाटलिपुत्र को बनाया था। पहले अब पाटलिपुत्र आज देखे तो मेरे साथी ये तो पटना हो गया, अब अभी तो उत्तर प्रदेश, लेकिन पॉइंट थोड़ा सा आप लिख लो, इन्होंने अपनी जो राजधानी है वो किसे बनाया था सर जी? पाटलिपुत्र को। ठीक है, बाकी आपको इतिहास वाले सर पूरा डिटेल में बताएंगे। अब मैं ठीक है ना, क्योंकि मुझे तो छोड़ना पड़ेगा, हमें उत्तर प्रदेश पर ही आना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य जी की बात होगी, जो 322 बीसी से 298 बीसी तक राज सिंहासन पर बैठे और जिन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बना दिया था सर। इनका जो राज चिन्ह था वो था मयूर। ठीक है, राज चिन्ह की बात आती तो सर जी इनका राज चिन्ह वो क्या था? आप राइट करेंगे मयूर, पीकॉक, मोर, है ना। और सर जी एक और बात थी, तो प्रधानमंत्री चाणक्य, ये सारी चीजें आप सभी को पता होगी। और चंद्रगुप्त मौर्य जी की बात आती है तो साथी चंद्रगुप्त मौर्य जी का एक ताम्रपत्र लेख अपने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद का एक गांव पड़ता है, जिसका नाम होगा सोहगोरा। जन कितनी बार क्वेश्चन बन जाता है और ठीक है ना, पूछा भी गया है मेरे साथी। सोहगोरा भैया जी कौन सा? सोहगोरा ताम्रपत्र लेख। ठीक है, सोहगोरा आप इस तरीके से लिखेंगे सोहगोरा, और ये आपका होगा ताम्रपत्र। हाँ जी सर, कौन सा? ताम्रपत्र लेख। आगे बात समझ में सर, ये आप मुझे बताओ कि सोहगोरा, ये पहली बात देखो, ताम्रपत्र ये जो आपके जो ताड़ के जो वृक्ष के पत्ते हैं ना, पहले कागज का आविष्कार तो हुआ ना। ठीक है, हमारे जो ऋषि मुनि हैं मोर के पैंचों के माध्यम से मेरे साथी ताड़ के वृक्ष के चौड़े पत्ते होते थे
उन पर ही लिखा करते थे, उन पर ही भैया जी अपने लेख को लिखा करते थे। तो ये सोहगोरा ताम्रपत्र लेख हमारा ये कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में। अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि सोहगोरा ताम्रपत्र लेख उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में है? गोरखपुर में, राप्ती नदी के किनारे, गोरखपुर में। हाँ सर जी, कौन सी नदी? राप्ती नदी, राप्ती नदी के किनारे। बहुत बेहतरीन भाई, गोरखपुर राप्ती नदी पर ही तो है, और इसी में एक गांव, एक विलेज पड़ता है जिसका नाम है मेरे साथी सोहगोरा। और वहीं से चंद्रगुप्त मौर्य जी का एक ताम्रपत्र लेख हमें सोहगोरा प्राप्त हुआ। ये भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है सोहगोरा। ठीक है, ये भी पॉइंट एक और होगा, भारत का सबसे प्राचीन, भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख, भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है, अभिलेख माना जाता है। लेकिन ये जो अभिलेख है ना, ये ताम्रपत्र पर है। ठीक है, और संपूर्ण ये मौर्य काल का एकमात्र लेख जो ताम्रपत्र पर जो है अंकित है। ठीक है, तो आप लिख देना, भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है सोहगोरा। ये भी आप सभी को लिखना है, सोहगोरा जो ताम्रपत्र अभिलेख है, सोहगोरा संपूर्ण मौर्य काल का, संपूर्ण, जी सर, संपूर्ण मौर्य काल का, संपूर्ण मौर्य काल का, संपूर्ण मौर्य काल का एकमात्र, हाँ सर जी, कैसा? एकमात्र लेख है जो ताम्रपत्र पर अंकित है। जो किस पर सर जी? ताम्रपत्र पर अंकित है। आगे बात समझ में? हाँ सर जी, किस पर अंकित है? तो मेरे साथी ताम्रपत्र पर अंकित है। देखो पहली बात, कैमरा ब्लर हो रहा है? अच्छा, बहुत बढ़िया सर जी, मेरा तो गांव ही सोहगोरा है गोरखपुर में। एक बार बताएंगे कि कैमरा ब्लर कर रहा है, मैं साफ ना दिखाई पा रहा? एक बार जल्दी से बता दो। एक बार बताओ भाई जल्दी सिख। हाँ, राप्ती का पुराना नाम अचीरावती। बहुत बढ़िया, अब देख लो होने लगती ना तैयारी आपकी। अब ऐसे सही है ना भाई? ऐसे न करेंगे। यस सर, सब ठीक है। अब सोहगोरा, ये सारी बातें आ गई। अब सर जी हमें इसमें सारी चीजें तो ये तो बढ़िया है, लेकिन ये बात बताओ कि हमें इसमें किसकी जानकारी मिलती है? ये सोहगोरा जो ताम्रपत्र अभिलेख है, ठीक है, इसमें किसकी इंफॉर्मेशन है? किसकी इंफॉर्मेशन है? जल्दी बता दो। ये तो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है जी। अब इसमें ये बता दो मुझे कि भैया जी किसकी इंफॉर्मेशन है, किसकी जानकारी है, ये बताओ। भाई हमने पढ़ा, सारी चीजें पढ़ी, लेकिन हमें जानकारी, ठीक है ना, किसकी मिलती है? ये तो क्वेश्चन है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये अकाल की, बहुत बढ़िया, तो यहां बता दिया। इसमें हमें जानकारी मिलती है अकाल से सामना करने के लिए अन्न के भंडार के विषय में। पहले आप लिखो अकाल से सामना करने के लिए किससे भैया जी? तो राइट क्वेश्चन ये होगा, अकाल से सामना करने के लिए, अकाल से सामना करने के लिए, अकाल से सामना करने के लिए अन्न, हाँ भैया जी, कौन सा होगा? तो अन्न भंडार के कोठार। ठीक है भाई, अकाल से सामना करने के लिए अन्न भंडार के विषय में जानकारी,
अन्न भंडार की विषय में जानकारी। अब देखो भैया, एक बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। क्या बात होगी सर? हमारा एक आर्टिकल है 360, आपने पढ़ा भी होगा, वित्त आयोग। और वित्त आयोग कह रहा हूं मैं, माफी चाहूंगा, ठीक है ना। हमारा जो, ठीक है ना, मतलब कि आर्टिकल जो 360 ही तो होगा भाई। आर्टिकल कौन सा है? 360। देखो तो वित्तीय आपातकाल, कौन सा आपातकाल? वित्तीय आपातकाल तब लगता है जब देश में किसी चीज की टूट पड़ जाती है। इसलिए कोई भी देश सही तो अपनी जो है आपात स्थिति के लिए हर चीज के देखें तो भैया जी, एक अभी आपने देखा भी होगा कोरोना के टाइम पीरियड पर गोदाम थे, कभी बाद में वो चीजें स्टॉक करके रखते हैं ना कि क्या स्थिति किस टाइम पर पड़ जाए, तो इसलिए हर चीज को आपात में मतलब कि स्टॉक करके रखते हैं कि आपात के दौरान वो चीजें काम आ सके। वित्तीय आपात था। अब उसमें क्या है? अकाल से सामना करने के लिए अन्न भंडार के विषय में जानकारी। कोठार बनाए गए थे अन्न भंडार के कि यदि हम पर कोई ऐसा संकट आए, कोई ऐसा अकाल आए, तो उसमें भैया जी जो जनता है उसका पेट भर सके। ठीक है, तो ये बात होगी इमरजेंसी के टाइम पर, तो ये आप इसमें देख पाएंगे। इसकी भाषा प्राकृत और लिपि क्या थी मेरे साथी, ये भी आप बता देना। इसकी जो भाषा थी, चलो यहीं लिख देंगे, इसकी जो लैंग्वेज है, ये भी क्वेश्चन आएगा भैया जी। भाषा, इसकी जो लैंग्वेज होगी तो आप लिख देना, इसकी लैंग्वेज कैसी है, तो आप लिखेंगे प्राकृत, ये भी तो आ जाता है। और लिपि ब्राह्मी, ठीक है, प्राकृत इसकी लैंग्वेज, तथा यहां और एक और पॉइंट लिखेंगे, तथा लिपि मेरे साथी ब्राह्मी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, लिपि कैसी होगी? ब्राह्मी। भाषा, लैंग्वेज प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप सभी की समझ में आया। ठीक है जी, इसलिए कि भाषा पाली थी। क्या सिरजी? प्लीज क्लियर डाउट, सिरजी ना सरजी करो। और भैया जी इसकी जो भाषा थी वो प्राकृत थी। ठीक है ना, इसकी जो भाषा थी वो प्राकृत थी। आगे बढ़ते हैं सर। मौर्य काल में उत्तर प्रदेश का मथुरा शहर उत्तरापथ और दक्षिणापथ व्यापारिक मार्गों के संगम पर स्थित था। आपको एक बात बताऊं, ठीक है ना, चलो, जैसे कि ये आपका क्या हो गया उत्तर, ये आपका दक्षिण। अब यहां से जो हमारे व्यापार का जो लेन देन चल रहा है, तो यहां से माना कि यहां आपका मथुरा होगा, उस टाइम पर क्या हो गया? मथुरा। ठीक है, और दक्षिणापथ, ठीक है, तो उत्तरापथ और दक्षिणापथ दोनों के जो व्यापारिक मार्गों की बात है, वो ये संगम था मथुरा का। यहां संगम होता था, यहां से यहां माल आया और मथुरा से फिर दक्षिण की तरफ चला गया। दक्षिण से पहले यहां आया संगम पर, यहीं उतारो या जैसे भी है, फिर उत्तरापथ। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है सर जी। मौर्य काल में उत्तर प्रदेश का, ये पॉइंट आप सभी को लिखना है। सोहगोरा आपका कंप्लीट। और सर आगे बढ़ेंगे। मौर्य काल में, जी सर, कौन सी काल में? मौर्य काल में उत्तर प्रदेश का मथुरा शहर, कौन सा शहर भैया जी? तो मौर्य काल में उत्तर प्रदेश का मथुरा शहर उत्तरापथ और दक्षिणापथ, उत्तरापथ और क्या होगा सर जी? और आप सभी को लिख देना है दक्षिणापथ, उत्तरापथ और दक्षिणापथ। ठीक है, उत्तरापथ और दक्षिणापथ व्यापारिक मार्गों के, जी सर जी, कौन सा? व्यापारिक मार्गों के संगम पर स्थित था। व्यापारिक मार्गों के संगम पर स्थित था, संगम पर स्थित था। चलो, अब ये पॉइंट एकदम क्लियर होगा। क्वेश्चन आ जाए कि मौर्य काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर
उत्तरापथ और जी के मंडी की तरह था मथुरा सर जी, बिल्कुल ठीक है ना, तो आप एकदम राइट करेंगे, ये आपका होगा सर जी मथुरा। अब दूसरी बात, चंद्रगुप्त मौर्य जी के बाद जो राज सिंहासन पर बैठेगा, भाई चंद्रगुप्त मौर्य जी से बस यही पॉइंट, यही फैक्ट हमें मिला, और आप देख लेना यदि इससे अलावा मिल भी जाए तो। इसके बाद इनका पुत्र बिंदुसार राज सिंहासन पर बैठता है, जो 298 बीसी से 273 बीसी तक, लेकिन उसने कोई भी उत्तर प्रदेश में उसका हमें जो है साक्ष्य नहीं मिलता है मेरे साथी। इसी के बाद राज सिंहासन पर आए अशोक, ठीक है। अगला जो राजा होगा उसका नाम होगा अशोक, और अशोक की बात आती है सर 273 बीसी से, हाँ सर 273 बीसी से 232 बीसी तक सम्राट अशोक राज सिंहासन पर बैठ जाता है, ठीक है। कौन? सम्राट अशोक। और सर जी 4 वर्षों तक गृह युद्ध हुआ। बताया जाता है कि अशोक के 99 भाई थे, और अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके तब गद्दी आसीन की थी, तब गद्दी प्राप्त की थी, ऐसा बताया जाता है। 4 वर्षों तक गृह क्लेश चला। 269 बीसी में वास्तविक रूप से इन्हें गद्दी हासिल होती है, और हासिल होने के बाद सम्राट अशोक, अलग अलग कहीं गुजरी हुए मास का अभिलेख से, ठीक है, कुछ मिलता है, कहीं कुछ इनके नाम के बारे में, लेकिन सभी को मिला जुला कर पता पड़ी कि ये मेरे साथी, ये सम्राट अशोक ही था। आज सम्राट अशोक राज सिंहासन पर बैठे, वो कलिंग का युद्ध 261 बीसी और 13वें शिलालेख में इस विषय की जानकारी मिलती है। और 13वां जब ये शिलालेख कलिंग युद्ध के बारे में बताता है, तो साथी उसी के साथ इतनी भारी रक्तपात को देखते हुए, इतने भारी रक्तपात को देखते हुए मेरे साथी, यहीं से अशोक के हृदय में एक परिवर्तन हुआ, और उन्होंने बौद्ध धर्म जो है ग्रहण किया। तीसरी बौद्ध संगति भी सम्राट अशोक ने करवाई, और बहुत सारे स्तूपों का कंस्ट्रक्शन अशोक ने करवाया। अशोक के बहुत सारे अभिलेख जो कि हैं, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में, अब जो उत्तर प्रदेश में हैं, पहले जब मैं कहा करूं ना तो मेरी बात समझा करो। एकदम पहले मैंने क्या बोला, इन्होंने लिख दिया सर जी 269 से है बुक में, तो मैंने क्या की है, मेरी बात सुनी है, 273 में गद्दी पर बैठा, लेकिन वास्तविक रूप से जो गद्दी हासिल हुई है 269 में, ठीक है। 273 4 वर्षों तक गृह क्लेश, बताया जाता है कि अपने 99 भाइयों की हत्या, क्योंकि गद्दी के लिए संघर्ष था। मैंने ये सारी चीजें बोली है ना, फिर बीच में जो है पैर देना ही देना, खामू खां की बातें। चलो जी, अब आज सम्राट अशोक जब राज सिंहासन पर बैठा, तो साथी भारत में शिलालेखों का प्रचलन करने वाला ये प्रथम शासक था। शिलालेख क्या है सर जी? पहली बात तो ये, भारत में शिलालेखों का, भारत में शिला माने क्या होती है? चट्टान, और चट्टानों को काट कर उन पर जो राज्य की कानून, राज्य के जो बारे में जो है, तो भारत में अभी बता रहा हूं, भारत में शिलालेखों का प्रचलन करने वाला प्रथम शासक, मेरे साथी, करने वाला प्रथम शासक कौन था? अशोक था। शिला एक साथी, आज आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों या किसी भी क्षेत्र की बात होगी, एक शिला पट्ट होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी के द्वारा, या ग्रामीण क्षेत्रों में यदि इतने ऊंचे ना देखेंगे तो आपने देखा होगा एक इस तरीके से, ठीक है, मतलब कि वो बना दिया जाता है, और इसी में मतलब कि एक ब्लैक कलर का होगा, सफेद से अक्षरों में लिखी होगी शिलापट्ट, ठीक है। अब इसमें होंगी भैया जी माननीय सांसद महोदय जी की कर कमलों के द्वारा बाबा छज्जूमल के यहाँ से और किशन शाह के यहाँ तक 100 मीटर जो मार्ग का निर्माण करवाया, जिसमें इतनी लागत आई,
मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, ये सारी चीजें उसमें उत्कीर्ण होती हैं। और अब उसी में इन्होंने शिलालेख, शिला माने हो गई चट्टान, पत्थर, और लेख, उस पर लेख जो राज्य की कानून, सारी चीजें क्या क्या हैं वो उन पर जो है उत्कीर्ण करवाया था। और ऐसे करने वाला पहले तो कभी ताम्र पत्र पर लिख दिए, किसी पता है किसी नहीं पता, ठीक है, लेकिन इसने ऐसा किया था। और साथ ही एक और क्वेश्चन आता है कि अशोक के शिलालेखों की जो खोज है, ये खोज सबसे पहले किसने की थी? खोज की बात तो हुई तो टिफेंथिलर, आपने एक नाम पढ़ा होगा 1750 ईस्वी में, मेरे साथी 1750 ईस्वी में टिफेंथिलर, हाँ सर, ये आप सभी को लिख देना है, टिफेंथिलर ने इनके अशोक के शिलालेखों की, इसमें अभिलेख, बृहद गुहालेख, ये सारे थे, ठीक है। और इन्हें पढ़ने में सफलता, इन अभिलेख, इन्हें पढ़ने में सफलता किससे मिलती है? तो ये पॉइंट भी आप सभी को लिख देना है, पढ़ने में सफलता मेरे साथी जेम्स प्रिसेप को, ठीक है, जेम्स प्रिसेप। और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन मेरे साथी बहुत इंपोर्टेंट बनेंगे, जो कि वर्ष होगा 1837, ठीक है। जेम्स प्रिसेप को पढ़ने में सफलता मिली मेरे साथी 1837 ईस्वी की ये बात है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? चलो सर, आज भी आशिक शिलालेख कर जाते हैं, आशिकी में ही डूब के दिखे हो, अशोक को आशिकी लिख रहे हो, ठीक है। रात को टाइपिंग यही चलती होगी, तो जो सबसे ज्यादा टाइपिंग चलती है वही लिखा जाता है, क्योंकि आप देखते होंगे जैसे कि टाइप कर रहे तो वहां पहले ही गूगल दे देता है। अब आ से अब आपने डाला होगा, लिखना चाह रहे होगे अशोक, अब आ गया आशिक, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है लिखने में ही आशिक का ध्यान होगा, तो अशोक को आशिकी बना दिया है। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। तो पढ़ने में सफलता, इस अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता, तो आप बताएंगे सर जी वो किसे मिलती है? जेम्स प्रिसेप को। जो रीडिंग में जो सक्सेसफुल जो हुए वो किसे, तो आप बताएंगे, ठीक है, जेम्स प्रिसेप। यहां तक पॉइंट क्लियर है? यहां तक क्लियर है सर जी? चलो, अशोक के अभिलेखों में 4 लिपियां थी जो स्क्रिप्ट थी ना। अब अशोक के मैं यही लिख दूंगा, अशोक के जो अभिलेख थे, तो इनमें आप लिखेंगे भैया जी, अशोक के अभिलेखों में, अशोक के क्या होगा सर? अशोक के अभिलेखों में चार लिपियां। अब 4 लिपियां कौन कौन सी, या स्क्रिप्ट भी हम बोलेंगे, क्या बोल देंगे सर जी? स्क्रिप्ट, ऐसे आप सभी को लिख देना है। अब इसमें 4 स्क्रिप्ट कौन कौन सी हैं? तो मेरे साथी एक थी ब्राह्मी, एक कौन सी थी? ब्राह्मी, एक आप कर देना खरोष्टी, एक भैया जी कौन सी होगी? खरोष्टी, ये लिपियां थी। एक आपकी ग्रीक, और ग्रीक को मेरे साथी यूनानी भी का भाषा भी थी ग्रीक, ठीक है भाई, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, और सरजी एक अरमाइक, ठीक है, एक और होगी अरमाइक, कहीं की अरमाइक है, आप पहचान लेना, अरमाइक, ठीक है। तो भैया जी अशोक के जो अभिलेख थे ना, अशोक के जो अभिलेख थे सर, इनमें 4 लिपियों का प्रयोग हुआ, और वो कौन कौन सी? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक मतलब यूनानी, अरमाइक। आ रही है बात समझ में? और भाषा जो लैंग्वेज थी, ठीक है ना, लैंग्वेज की बात आई तो मेरे साथी आप लिखेंगे लैंग्वेज मीन्स भाषा, और ये भाषा हो जाती है 3, ठीक है। लैंग्वेज मीन्स क्या होगी मेरे साथी? भाषा। और एक तो थी प्राकृत, इसने प्राकृत भाषा थी, एक मेरे साथी ग्रीक लिपि भी थी, भाषा भी है, और अरमाइक भाषा भी थी और लिपि भी थी, है ना। तो ये आप अशोक के अभिलेखों में 4 लिपियां जो स्क्रिप्ट हैं, और 3 लैंग्वेज का, ठीक है, मतलब प्रयोग होता है। ये पॉइंट एकदम करेक्ट। उत्तर प्रदेश में अशोक के अभिलेख, अब एक हेडिंग डालेंगे सर जी, उत्तर प्रदेश में अशोक के अभिलेख, उत्तर प्रदेश में
उत्तर प्रदेश में अशोक के अभिलेख। एक हेडिंग आप सभी को डाल देनी है, उत्तर प्रदेश में अशोक के अभिलेख। अब देखो, उत्तर प्रदेश में अशोक के अभिलेखों की बात की जाए तो ये भैया जी हमें 5 जगह से मिल रहे हैं। एक अहरोरा, ठीक है, एक कौन सा, एक उत्तर प्रदेश में अशोक के अभिलेख, एक मेरे साथी अहरोरा, एक अहरोरा नाम पढ़ा है आपने, अहरोरा। और ये अहरोरा जो होगा आपका मिर्जापुर में, मेरे साथी ये आपका बनेगा मिर्जापुर में। अब अहरोरा की बात आती तो सर ये अहरोरा मिर्जापुर में वाराणसी से 35 किलोमीटर दक्षिण में मगध से पश्चिम की ओर जाने वाले रास्ते पर था। जब हम मगध से पश्चिम की ओर जाते थे, कहां से भैया जी, मगध से पश्चिम की ओर जाना, मतलब कि यहां था मगध, और मगध ठीक है ना भाई पूरब में था, और पश्चिम की ओर जाते थे तो रास्ते में यहाँ पर अहरोरा, ठीक है ना, आपका पड़ेगा भाई उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जनपद है, और बिहार से क्या लगा हुआ था आपका, क्या लगा हुआ है, सोनभद्र, ठीक है, चंदौली सोनभद्र। तो अहरोरा अभिलेख, और ये कहां पर भैया जी, ये आप करेंगे मिर्जापुर में, वाराणसी से 35 किलोमीटर दक्षिण में। कहां से था तो आप नोट करेंगे, वाराणसी से 35 किलोमीटर दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण में मगध से, जो मगध से पश्चिम की ओर जाने वाले, मगध से पश्चिम की ओर जाने वाले रास्ते पर था, जाने वाले रास्ते पर था। ये आप सभी को करना है। जब हम वाराणसी से 35 किलोमीटर दक्षिण में जाएंगे, कुछ इतिहास हमारे अमरोहा का, कुछ इतिहास है ना, है, अभी लाऊंगा तुम्हारे अमरोहा भी। तो वाराणसी से 35 किलोमीटर दक्षिण में मगध से पश्चिम की ओर जाने वाले रास्ते पर लगवाया गया था। ये एक तो ये हो गया सर। एक दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख आपने पढ़ा होगा सर, दूसरा और होगा दिल्ली मेरठ, हाँ भैया जी, कौन सा, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, ये भी आप सभी को पढ़ना है, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। अब सर ये दिल्ली मेरठ, ये अहरोरा स्तंभ लेख था। अब दिल्ली मेरठ देखो, पहले था ये मेरठ में, पहले कहां था, मेरठ, और मेरठ से फिर कहां पहुंच गए, दिल्ली, और कौन ले गया, तो मेरठ से फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था। पहले कहां था भैया जी, ये मेरठ में था उत्तर प्रदेश के, और दिल्ली कौन ले गया, तो आप लिखेंगे सर फिरोज शाह तुगलक। मेरठ से दिल्ली ये क्वेश्चन होगा, मेरठ से दिल्ली फिरोज शाह तुगलक, हाँ सर जी, कौन सा, तो राइट क्वेश्चन होगा फिरोज शाह तुगलक द्वारा, ठीक है, द्वारा लाया गया। ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया जी मेरठ स्तंभ लेख को दिल्ली, टोपरा व मेरठ ऐसी है ना। अब टोपरा तो यमुना नगर कहां पड़ेगा, तो हरियाणा में। कहीं कहीं बुकों में मुझे सहारनपुर भी दिखाई पड़ जाता है, लेकिन वो वास्तविक रूप से यमुना नगर में ही था। आगे बात सुनने में, तो मेरठ से दिल्ली फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाया गया, और इस दिल्ली मेरठ स्तंभ को अशोक की छोटी लाट कहा जाता है, ठीक है ना, मतलब अशोक की छोटी लाट कहा जाता है, नाम कर दिया। लिपि ब्राह्मी और भाषा प्राकृत। इसकी जो स्क्रिप्ट थी, इसकी जो लिपि थी मेरे साथी, लिपि क्या होगी, तो आप राइट करेंगे ब्राह्मी, और लैंग्वेज, और भैया जी और भाषा की बात आती है तो भाषा आप कर देना प्राकृत। आगे बात समझ में, भाषा क्या होगी, प्राकृत। इसे अशोक की, ठीक है ना,
सर यमुनानगर में क्या है? टोपरा स्तंभ लेख। आता ना है क्वेश्चन कि मेरठ व टोपरा, जब फिरोज शाह तुगलक को आप पढ़ेंगे तो वहां पर क्वेश्चन आएगा कि टोपरा व मेरठ स्तंभ लेख को दिल्ली निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुल्तान ले गया था? फिरोज शाह तुगलक। तो टोपरा में और मेरठ, ठीक है ना, टोपरा अलग होगा, मेरठ, तो यहां मेरठ की बात है तो दिल्ली मेरठ आज इसका नाम होगा। सर जी एक कौशाम्बी का स्तंभ लेख था, एक और आप करेंगे, ठीक है। चलो जी एक और है। अच्छा सर प्राचीन काल में जैन मूर्ति कला का सबसे वो मथुरा था, वो गलती से लग गया, मैंने देखा था वो, ठीक है, उसे मथुरा कर लेना, मैंने भी देखा था वो, बाद में तो गलती से लग गया, मैं मन की बताना कैसे लग गया, जहां से ना होगा वो मथुरा ही था। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख एकदम राइट। अब एक और आप करेंगे तीसरा, कौशाम्बी स्तंभ लेख या कौशाम्बी का स्तंभ लेख। और एक और मैं आपको बात बताना चाहूंगा, यहां से क्वेश्चन बनते हैं जी। कौशाम्बी का स्तंभ लेख, कौशाम्बी का क्या होगा सर? स्तंभ लेख। अब देखो पहली बात, आज जो है ना, आज ये कौशाम्बी का स्तंभ लेख आज यदि हम देखें तो प्रयागराज में है। आज ये कहां पर है? प्रयागराज, प्रयागराज में। अब पहली बात ये देखो, कौशाम्बी अलग जनपद है भाई, कौशाम्बी जो वत्स महाजनपद था उसी की राजधानी तो थी कौशाम्बी। 4 अप्रैल 1997 को प्रयागराज से कौशाम्बी अलग कर दिया, प्रयागराज का ही हिस्सा हुआ करता था। अब ये तो जो था पहले ये कौशाम्बी में स्थापित कराया, लेकिन कौशाम्बी से कहां? प्रयाग कौन लेकर पहुंच गया? तो मेरे साथी अकबर है ना, तो आप लिख देना, ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा। सम्राट अकबर ने, ठीक है, कौन सा? तो भैया जी सम्राट या अकबर, मुगल बादशाह लिख दो इसे, मुगल बादशाह, मुगल बादशाह, मुगल बादशाह अकबर ने, मुगल बादशाह अकबर ने कौशाम्बी से, ठीक है ना, कौशाम्बी से इलाहाबाद के किले में स्थानांतरित किया, इलाहाबाद के किले में, इलाहाबाद के किले में स्थानांतरित। अब एक क्वेश्चन ये बना, अब क्वेश्चन ये बना भैया जी स्थानांतरित, पहले तो ये लिखो कि कौशाम्बी स्तंभ लेख को प्रयाग किसने स्थापित करवाया या किसने स्थानांतरित किया? मुगल बादशाह अकबर ने। और भैया जी ये आज भी इलाहाबाद के किले में स्थापित है। आप जब इलाहाबाद के किले में जाएंगे तो आपको कौशाम्बी का स्तंभ लेख भी, जैसे प्रयाग प्रशस्ति लेख आज हम बोल देंगे, क्योंकि समुद्रगुप्त का भी उसी पर लेख मिलता है, ठीक है। पहली बात तो ये कौशाम्बी का हो गया, और साथ ही एक और ये पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट है, मुगल बादशाह, जी सर, जहांगीर का लेख भी उत्कीर्ण है, ठीक है। मुगल बादशाह, ये आप बता देना, मुगल बादशाह जहांगीर का, मुगल बादशाह जहांगीर का लेख उत्कीर्ण। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि अब क्वेश्चन आएगा कि कौशाम्बी, अब तो प्रयाग में लिख दूंगा, अब प्रयागराज में तो प्रयाग प्रशस्ति लेख पड़ गया वो, तो प्रयाग प्रशस्ति लेख पर किस मुगल बादशाह का लेख उत्कीर्ण है? तो आप बता देंगे जहांगीर का उत्कीर्ण है, बीरबल का भी है, ठीक है ना। और इसके राज सिंहासन पर बैठने की जो मतलब कि तिथि वगैरह वो सारी की सारी अंकित की गई है, ठीक है। चलो जी, आ रही है बात समझ में? तो ये पॉइंट, ये फैक्ट आप कर देना। और साथ ही अब कौशाम्बी की बात है, अब ये कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था? अशोक ने। भाई अशोक ने तो लगवाया था ये, अशोक की रानी कारुबाकी, जिसे चारुबाकी भी बोला जाता है, दान दिए जाने का उल्लेख है। इसमें उल्लेख किसका है? तो आप लिख देना सर जी, इसमें जानकारी, इसमें हमें मतलब किसकी जानकारी है? पहले जानकारी जो मिलती है जब हम इसे पढ़ेंगे तो इसमें किसकी जानकारी, किसकी इंफॉर्मेशन है? अशोक की रानी कारुबाकी द्वारा
ये सबसे प्रिय पत्नी थी ऐसा बताया जाता है। अशोक की रानी, रानी का नाम होगा कारुवाकी। अशोक की रानी मेरे साथ थी कारुवाकी, मीन्स क्या होगा, चारुवाकी। ठीक है, ऐसे बोल देते हैं, कहीं कहीं चारुवाकी मिल जाता है, लेकिन है वास्तविक नाम कारुवाकी। अशोक की रानी कारुवाकी द्वारा द्वारा दान दिए जाने का, द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख, द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, दान दिए जाने का उल्लेख। आगे बात समझ में? हाँ सर जी, अशोक की रानी कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। अब इसलिए इसे रानी का अभिलेख भी बोल देते हैं, इसलिए मेरे साथी इसका जो अदर नेम होगा, इसलिए हम देखें तो सर इसे रानी का अभिलेख भी बोलेंगे। अब रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे कौशाम्बी के स्तंभ लेख को प्रयागराज के किले में किसने स्थापित किया, अकबर ने। और भैया जी इस पर किस मुगल बादशाह का लेख उत्कीर्ण है, तो जहांगीर का। और इसी में रानी कारुबाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिल जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी को पता है। चलो जी, ये भी आगे बात समझ में। अब उल्लेख जानकारी तो ये है, उल्लेख और किसका, अशोक एवं कारुबाकी के पुत्र तीवर का भी है। अब इसमें जो उल्लेख होगा तो आप लिखेंगे सर जी, उल्लेख अशोक व एवं कारुबाकी। अशोक एवं क्या होगा सर जी, उल्लेख की बात अशोक एवं कारुबाकी, अशोक एवं कारुबाकी, कारुबाकी के पुत्र, कारुबाकी के पुत्र, पुत्र का नाम था तीवर, पुत्र का नाम था तीवर, तीवर का। तो अशोक का भी कारुबाकी और पुत्र तीवर की हमें इसमें उल्लेख की बात की गई है। और जानकारी जो दी गई है इसमें कारुबाकी द्वारा जो दान दिया जाता था उसी को। ठीक है, और लघु स्तंभ लेख में जो कौशाम्बी के महापात्रों को संघभेद रोकने का आदेश दिया गया। ठीक है, और एक और बात बताऊं, हाँ सर जी, कौशाम्बी के महापात्रों को इसी में बोला गया है, कौशाम्बी के महापात्रों को, महापात्रों को, कौशाम्बी के महापात्रों को संघ भेद रोकने का, मेरे साथी क्या, कौशाम्बी के महापात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश, संघ भेद रोकने का आदेश। जल्दी से बताएंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, संघ भेद रोकने का आदेश। अब देखो एक और बात, ये संघ भेद रोकने मतलब क्या हुआ सर जी, प्रयागराज का। अब देखो संघ भेद की बात आती ना, संघ भेद मतलब कि संघ में कोई भी विद्रोह नहीं करेगा, संघ में कोई भी व्यक्ति मतलब कि विद्रोह नहीं करेगा। यदि किसी भी भिक्षु या भिक्षुणी ने संघ में मतभेद किया, संघ में विद्रोह किया, तो उसे सफेद वस्त्र धारण कराकर निष्कासित कर दिया जाएगा। ये बात की गई है। कौशाम्बी का स्तंभ लेख, मुझे तो ना लगता मेरे साथी कि कोई ऐसा फैक्ट, कोई ऐसा पॉइंट रहा हो जो आपने, ठीक है, आपसे यहां पर छूट गया हो। पूरे के पूरे पॉइंट आते हैं। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज के टाइम में जो हम देखें तो भैया जी सबसे ज्यादा ये बनता है क्वेश्चन, ठीक है, कि और एक ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये दोनों की दोनों क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट बन जाते हैं कि कौशाम्बी स्तंभ लेख को प्रयागराज स्थानांतरित किसने, तो आप बताएंगे मुगल बादशाह अकबर ने, और मुगल बादशाह जहांगीर का लेख इस पर उत्कीर्ण है, उसके टाइम पीरियड की जानकारी मिलती है। हाँ, संघ की यदि नियमों का कोई भी अवहेलना करता है। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो जी। अब ये पॉइंट एकदम राइट है, ये पॉइंट एकदम राइट है। हाँ सर, एक बार जल्दी से बताओ कि भैया जी ये तो एकदम करेक्ट है। आगे हम बढ़ जाते हैं, स्पीड के साथ बताओ जी, एक बार रिवीजन करा दीजिए। कराऊंगा, पहले पहले पॉइंट को लिखो तो सही आप इन्हें, और मुझे तो ना लगता कि कोई फैक्ट मुझसे ऐसा छुटा हो जो आपकी परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट हो। ठीक है, एक भैया कह रहे भैया जी तेज चलो, धीरे धीरे चल रहे हो। ठीक है, तो यदि एग्जाम में मैं ठीक है, यदि मैं चाहूं
तो 20 दिन में करवा दूंगा। ठीक है, कल से पीडीएफ लाऊंगा और 2 दिन में उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास समाप्त, 1 दिन में मध्यकाल और 2-3 दिन में आधुनिक खत्म। लेकिन भैया जी कोई फायदा नहीं है। हमारी बात समझ में? यदि ऊपर ऊपर की चीजों को आप जो है याद कर लोगे तो कोई फायदा नहीं है। ये यूपी ट्रिपल एससी है। ठीक है, जब यूपी ट्रिपल एससी का आप पेपर देंगे ना, आपको पता चल जाएगी कि क्या है। अरे बात समझ में? और जो मेरे साथी यूपी ट्रिपल एससी के एग्जामों को दे रहे होंगे, उन्हें पता भी होगा कि किस तरीके का एग्जाम आ रहे हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक और कर देंगे सारनाथ का लघु शिलालेख, एक और कर देना सर जी सारनाथ का। भैया जी किसका? सारनाथ का, सारनाथ का लघु शिलालेख। इसे भी आप एकदम राइट करेंगे। लघु माने छोटा, शिलालेख था। ठीक है, सारनाथ का लघु शिलालेख। अब अशोक ने स्तूपों का कंस्ट्रक्शन भी करवाया था। ठीक है, धर्मराज जी का स्तूप, इनके बारे में भी हम पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। सारनाथ स्तूप ये आपका भैया जी सारनाथ में स्थित है। और सारनाथ कहाँ पड़ता है? वाराणसी में। ठीक है, सारनाथ कहाँ पड़ता है? तो आप राइट कर देना वाराणसी में। ठीक है, सारनाथ ये वाराणसी में। विषय वस्तु संघ भेद, बौद्ध संघ में फूट डालना। इसकी जो विषय वस्तु थी संघ भेद, वही मैंने अभी जो पॉइंट बताया, इसका जो भैया जी विषय वस्तु थी संघ भेद। ठीक है, कौन सा? संघ भेद, मतलब कि संघ भेद। अब कोई भी व्यक्ति, हाँ सर जी, यदि संघ की अवहेलना करता है, संघ में फूट डालता है, भिक्षुणी हो या भिक्षु हो, उसे किससे निष्कासित कर दिया जाएगा? संघ से निष्कासित कर दिया जाएगा। और जी के और निष्कासित करने पर सफेद वस्त्र और पहनाए जाएंगे, फिर उसे कभी रखा भी ना जाएगा। भाषा प्राकृत, लिपि वही ब्राह्मी। ठीक है जी, भाषा की बात आई ना, लैंग्वेज, इनकी लैंग्वेज भी हमसे पूछी जाए तो हम लिख देंगे सर जी लैंग्वेज। और मेरे साथी आपकी लिपि, चलो यहीं लिख दूंगा। प्राकृत, प्राकृत भाषा, भाषा तथा लिपि, लिपि की बात आती है मेरे साथी। स्क्रिप्ट जिसे हम बोलेंगे ब्राह्मी था, ब्राह्मी। इस तरीके से आप सभी को करना है, लिपि ब्राह्मी। आगे भाषण में संघ की एकता बनाए रखना और अनुशासन, इसका जो ऑब्जेक्ट था, ये क्यों, किस उद्देश्य से स्थापित करवाया? तो संघ की एकता बनाए रखना। अच्छा जी, हाँ, तो आप लिखेंगे संघ की एकता बनाए रखना, संघ की एकता, एकता बनाए रखना, संघ की एकता बनाए रखना और अनुशासन। और क्या होगा सर जी? अनुशासन। बहुत बढ़िया सर, एकदम राइट होगी बात। तो ये इसमें बस इतना इस पर लिखा गया है। आ रही बात समझ में? चलो जी, यहां तक पॉइंट आप सभी के अच्छा, रजिस्टर बना लो मोटा सा। ठीक है, रजिस्टर बना लो मोटा सा। अब देखो भाई, एक एक पॉइंट गहराई के साथ चल रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। एक टॉपिक की 2 क्लास भी हो जाएंगी। ठीक है, पेपर दिया था, टेस्ट में 80 से ऊपर नंबर आ रहे थे सेल्फ स्टडी से, लेकिन जब एग्जाम दिया तो 47 नंबर आए। बहुत टफ लेवल दे रहा है यूपी ट्रिपल एससी, तो पता है ना। अब ये एक यूपी पुलिस में है और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, यूपी पुलिस में मैं इतना थोड़ी लिखाऊंगा भाई, लेवल है हर चीज का। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसी के साथ एक और पॉइंट करेंगे सर। एक चीनी यात्री था, चीनी यात्री, पहले आप ये तो हो गए। ठीक है, एक पहले डॉक्टर स्मिथ थे, एक इतिहासकार। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के स्थलों की एक तीर्थ यात्रा की थी और उनका क्रम क्या था? तो पहले आप लिख देना डॉक्टर स्मिथ। अब ये भी पूछ लिया जाता है किसके अनुसार, तो डॉक्टर स्मिथ के अनुसार
हाँ सर, डॉक्टर स्मिथ इनके अनुसार अनुसार अशोक द्वारा, इसके द्वारा मेरे साथी आप लिखेंगे अशोक। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, डॉक्टर स्मिथ के द्वारा इस अनुसार अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के स्थलों की बौद्ध हाँ सर जी, बौद्ध धर्म के स्थलों की बौद्ध धर्म के स्थलों की तीर्थ यात्रा का क्रम। तीर्थ यात्रा, अब देखो एक और बात बताऊं मैं, तीर्थ यात्रा का क्रम ही पूछा जाएगा। ये यदि एक बार भी 4 ऑप्शन आएंगे ना, जब 4 ऑप्शन आएंगे आपके तो वहां कंफ्यूजन हो जाएगी। तो ये तीर्थ यात्रा का क्रम, पहले वो कहां गए, फिर उसके बाद कहां पर, तो ये सारी चीजें। तो भैया पहले गए थे वो लुम्बिनी, लुम्बिनी जहां पर गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। ठीक है भाई, लुम्बिनी वहीं पहले इसकी यात्रा की। अब लुम्बिनी जो था वो था कपिल वस्तु की चित्राधिकार में, बस ये याद रखने आपको, क्रम डगमगाना जाए। कपिल वस्तु के तुरंत बाद मेरे साथी यहां पर, ये इसी के तो अधीन तक कपिल वस्तु के राजा थे ना शुद्धोधन, वहां से होते हुए जहां पर गौतम बुद्ध जी ने अपना, मेरे साथी कपिल वस्तु के बाद जहां पर गौतम बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश दिया, सारनाथ, सारनाथ के बाद श्रावस्ती जहां पर सबसे ज्यादा उपदेश दिए, सबसे ज्यादा वर्षा वास भी यहीं पर व्यतीत किया। उसके बाद मेरे साथी फिर बोध गया। ठीक है, फिर आपका क्या हो गया, ठीक है, बुद्ध गया। चलो जी, बुद्ध गया, यहाँ की यात्रा की जहां पर गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और फिर आप लिख देना कुशीनगर, जहां पर गौतम बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। तो इस तरीके से गौतम बुद्ध जी ने, मेरे साथी किसने, गौतम बुद्ध जी ने इनकी यात्रा की थी। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, बोध गया और कुशीनगर। ये एकदम क्रम आप सभी को नोट कर लेना है। ठीक है, ये एकदम किरण। और एक और बात, चीन यात्री मतलब सर कोई व्यक्ति जो यात्रा करते समय चीनी लेकर चलता। अरे चीनी यात्री आए है विंसांग फाइयान, ठीक है, चीन देश के रहने वाले थे, उन्हें चीनी यात्री बोल दिया। ठीक है, चलो जी, ठीक है, अब ये पॉइंट आप इन्हें कर लेना। और कल कल जो होगा आपका होगा स्तूप। अब देखो यहां पर एक टॉपिक भी है, स्थापत्य कला। ठीक है, कौन सा कला होगा, आर्किटेक्चर की बात होगी ना। अब स्थापत्य कला, अब जैसे अशोक, अब मैं स्थापत्य कला वाला टॉपिक अलग ना लाऊं, नहीं लाना मुझे, मैं यहीं पर जो राजा है उसने किसका कंस्ट्रक्शन करवाया, वो सारी की सारी चीजें एकदम क्लियर करता चलूंगा। अब जैसे सारनाथ स्तूप हो गए, धर्मराजी का स्तूप, धम्मेक स्तूप, रामाभर स्तूप, पिपरहवा स्तूप, ये अशोक ने इन सभी के निर्माण करवाए थे। और मैं उन सभी को एक बार, जैसे सारनाथ है, सारनाथ ठीक है ना भाई, भारत का जो प्रतीक चिन्ह, बात की जाए अशोक स्तंभ जो है, वो सारी चीजें, हाँ, शासन के 20 वर्ष लुम्बिनी की यात्रा। अब लुम्बिनी जो है वो है कहां पर, नेपाल पे। ठीक है, तो उसे तो मैं ना करवा पाऊंगा। ठीक है, वो लुम्बिनी वाला ही था, उससे भी लिखवा देंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। तो इन्हें करती चलना एकदम शानदार तरीके से। फिर मेरे साथ मुलाकात करूंगा आपसे कल। ठीक है, कल स्तूप करेंगे बढ़िया तरीके से। स्तंभ लेख और शिलालेख में ये छोटे थे, ठीक है ना, वो बड़े थे, स्तंभ पर छपे हुए थे, लेकिन छोटा साइज था, बस यही है। चलो, तो सभी बोलेंगे मेरे साथ, जय हिंद, जय भारत।